बातचीत करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी से। मैम, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, किस तरीके से आप खासतौर से हरियाणा के नतीजों को देखती हैं? क्या उम्मीद थी आपको किस तरीके के नतीजे आएंगे? मुझे नहीं लगता देशवासी की या हरियाणा वासियों की भी उम्मीद थी कि इस तरीके का नतीजा आएगा, क्योंकि अगर आप देखें निराशाजनक तो है ही, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो मुख्य पार्टी हैं उनकी हार हुई है। पर साथ ही साथ अगर आप वहाँ का माहौल देखते, वहाँ के लोगों से बात करते, जो पूरा एक एंटी इनकम्बेंसी था, लोकसभा में भी वो थोड़ा बहुत देखने को मिला था, उससे ऐसा लग रहा था कि तीसरी बार उनको वापस जीतना मुश्किल होगा। उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री को बदला था और काफी चीजें बदलाव करने की कोशिश की थी, तो उससे लग रहा था कि ये जीत अब उनके लिए इम्पॉसिबल है। और इट वाज अ विनिंग स्टेट फॉर कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी क्योंकि हुड्डा जी का नेतृत्व रह चुका है और उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया था। तो निराशाजनक तो है ही है, पर साथ ही साथ काफी सारे आकलन की जरूरत पेश करता है कि किस वजह से हार हुई। एक जीता हुआ स्टेट हार गए, और इतना एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हराने में नाकामयाब रहे। मैम, अगर नतीजों पर गौर करें तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीदें थी कि हरियाणा में उसे सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी, जम्मू कश्मीर में भी बेहतर नतीजे आएंगे, लेकिन कश्मीर में भी अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटें जीत सकी और हरियाणा में 37 सीट जीत सकी, सरकार नहीं बना सकी। बीजेपी की स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या मानती कि कहाँ चूक हुई जिस वजह से कांग्रेस पार्टी फेल हो गई? आई थिंक वोट शेयर अगर आप देखेंगे सिर्फ 1% का डिफरेंस है, 1%, 0.82। हाँ देखिए 0.82, और उसमें इतना अंतर आ जाना सीट विनेबिलिटी पे, तो यानी क्लोज मार्जिन की फाइट्स हुई हैं। और जब क्लोज मार्जिन की फाइट्स होती हैं, फॉर सम स्ट्रेंज रीजन ऐसा देखा गया, अगर आप किसी ने इस पर स्टडी नहीं किया, पर अगर देखा जाए जहाँ क्लोज मार्जिन की फाइट होती है, विक्ट्री उनकी होती है जो जिनके हाथ में सत्ता है उस राज्य की। ये देखना बहुत जरूरी है और ये स्टडी करना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या प्रशासन शासन किसी तरीके से कोऑर्डिनेट कर ये करते हैं। ये लोकसभा में भी हमने देखा है, हमने ये राज्य चुनावों में भी देखा है। पर चलिए वो वोट शेयर छोड़िए, अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर। तो ये तो आंकलन का विषय कांग्रेस पार्टी के लिए है। फिर से रिपीट करूंगी, भले ही मुझे उस पर लोगों को लगा कि मैंने ऐसे बयान दिया है, पर वो तो सारा इट्स अ फैक्ट कि जहां पे भी एक डायरेक्ट फाइट हुई है, अब मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अब हरियाणा देख लीजिए, तो एक कहीं ना कहीं दिखता है एक जीता हुआ चुनाव हारे हैं। तो क्या उसमें कमियां रह गई? ऑल यू हैव टू डू इज टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या कमी रह गई है। क्या वो लास्ट मिनट अलायंसेस जो आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आपसे मांग की थी, वो आप अगर कर देते तो हो सकता है जो फिर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स इतने सारे खड़े कर दिए तो वोट नहीं डिवाइड होते, वोट कंसोलिडेटेड रहते। तो ये सारी चीजें अब उनके आंकलन का विषय है, उम्मीद करते हैं ये वो लोग करेंगे। और जम्मू और कश्मीर में ये ध्यान देना होगा, इंडिया अलायंस जीता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हेवी लिफ्टिंग की है, उसमें एक रीजनल पार्टी ने की है। तो रीजनल पार्टीज को जो उनकी जगह होनी चाहिए, जो महत्व उनका समझने की जरूरत है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं एक मैसेज हरियाणा से गया है। मैम, अगर बात करें तो इंडिया अलायंस की, लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने अलायंस किया, काफी बेहतर रिजल्ट आए। उत्तर प्रदेश में खासतौर से अगर बात करें तो 43 सीट्स आप लोग जीतने में कामयाब हुए, लेकिन हरियाणा में क्या आप कारण मानती हैं कि अलायंस नहीं हुआ आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी से, यही कारण रहा हार का? नहीं, आई डोंट थिंक यही एकमात्र कारण है। मैंने तो आपको आउट ऑफ मेनी थिंग्स मैंने आपको ये कहा है कि एक गठबंधन आपको मजबूत करता है, और खास करके जब हमारी लड़ाई बड़ी है। हमारी लड़ाई संविधान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई प्रजातंत्र की लड़ाई है, हमारी लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो विभाजनकारी है, ध्रुवीकरण वाली है, संविधान हटाने वाली है, रिजर्वेशन हटाने वाली है, और जो समानता की बात करते हैं, जो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसके विरोध है। तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो उस समय पे अगर लगे कि हाँ, अगर एक अलायंस को 2 सीट दे दी और उनको साथ में ले लिया तो वोट नहीं कटेंगे, तो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरा एस्पेक्ट ऑफ कोर्स ये होगा कि क्या कारण थे कि क्या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमी आई, क्या रॉन्ग कैंडिडेट्स को दिए गए, क्या आपका जो कॉम्बिनेशन फॉर सम रीजन हरियाणा इज वेरी कास्ट ड्रिवन, कास्ट कॉम्बिनेशन वहां पे काम करते हैं, क्या आप उसको सही से एड्रेस कर पाए। नैरेटिव बिल्डिंग में क्या आपने सही मुद्दे उठाए। ये तो बहुत सारी चीजों का विषय होगा कि कौन डिसीजन मेकिंग में था, कौन स्टीयरिंग कमेटी में था, कौन कैंपेन कमेटी में था। ये तो पूरा आकलन पार्टी करेगी, ये पूरी उनसे अपेक्षा है। मैम, बैठक हुई थी कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया अलायंस चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए वहां पे, लेकिन लास्ट मोमेंट में गठबंधन नहीं हो पाया। बताया ऐसा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके हाथ में पूरी कमान थी इलेक्शन की, उनकी वजह से नहीं हो पाया। तो क्या आप मानती कि गलतियां हुई हैं? नहीं, अगर गलतियां नहीं हुई होती तो शायद जीते होते।
तो गलतियां तो दोनों हार जीत में हमेशा होती हैं, पर सही मायने में विद टोटल ऑनेस्टी, पार्टी के कमिटमेंट को ध्यान रखते हुए, पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए अगर अकाउंटेबिलिटी तय होगी तो ठीक होगा। मुझे नहीं पता किस कारणवश नहीं हुआ और किसने हाँ की किसने ना की, वो इट्स नॉट माई जॉब, नॉट माई स्पेस। शिवसेना वॉज नॉट फाइटिंग देयर। पर अगर मैं बाहर से देखूं, अगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एज समवन हु इज अ कंसर्न मेंबर ऑफ इंडिया अलायंस, तो मैं कहूंगी कि हाँ, इट क्लियरली सीम्स लाइक कि जो वोट्स कटे हैं उसका फायदा बीजेपी को मिला है। क्योंकि ऐसा नहीं है आम आदमी पार्टी हो, जो आम आदमी पार्टी ने डेंट बीजेपी के वोट्स को किया हो, उन्होंने कांग्रेस के ही वोट्स को किया है। सो समहा वो आंकलन करना पड़ेगा ना। मैम, आपकी पार्टी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा है कांग्रेस को यह तय करना होगा सबको साथ लेकर चलने के लिए। क्या अब आगे जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में, झारखंड में, वहां पे हरियाणा से सबक लेते हुए इंडिया अलायंस को मजबूती के साथ आगे जाना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं, उसमें अंतर हरियाणा और हमारे झारखंड और महाराष्ट्र में अलग है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन है और वी आर कमिंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड फोर्स। पर हाँ, संजय राउत जी ने ये जरूर कहा है कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हरियाणा में ये स्ट्रेट फाइट है और हम फाइट में जीत लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस केंद्र में भी सेंट्रल जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनको भी लगा होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस स्टेट से आ रहा है, तो गठबंधन नहीं हुआ। पर अब आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत अलग हैं। महाराष्ट्र में 2 इम्पोर्टेंट राज्य स्तर की पार्टी को तोड़ने का काम किया और वहीं पे ये शांत नहीं बैठे। सीबीआई, ईडी, आईटी का इस्तेमाल कर जो विपक्ष में बैठने को तैयार थे, उनको आपने जेल में डालने का काम किया। फिर आपने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जिन लोगों ने चोरी की, घर में चोरी कर आकर सामान लेकर गए, ऐसे पुलिस स्टेशन पे आपका घर में सामान चोरी हो जाता है, चोर को ढूंढ तो लेते हैं पर कहते हैं अब वो सारा सामान चोर का। ऐसे ही कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उम्मीद है 2 साल हम लड़ते रहे, उसका रिजल्ट आता नहीं आया है, अगले 10-20 साल में दे देंगे। पर हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। जनता की अदालत आपकी न्यूज चैनल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, वैसे ही हम भी जनता की अदालत में जाएंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में देखा गया आप लोग संविधान बचाने के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन अब जब उसके बाद 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव आए तो उसमें भी सेम वही मुद्दे लेकर के आए, संविधान बचाना है, लोकल इश्यूज को भी छुआ गया, लेकिन उस एहतियातन जो है संविधान बचाने के मुद्दे को ऊपर ज्यादा रखा गया। तो क्या लगता है कि अब स्ट्रेटेजी में भी इंडिया अलायंस को चेंज करने की जरूरत है? इंडिया अलायंस हमारा महाराष्ट्र में तो हमारा सिर्फ महाराष्ट्र सेंट्रिक, महाराष्ट्र फोकस, महाराष्ट्र सेंटर्ड लड़ाई होगी। महाराष्ट्र की सम्मान, महाराष्ट्र की प्रगति, महाराष्ट्र की उन्नति, महाराष्ट्र वासियों के विचार, महाराष्ट्र की संस्कृति की ये लड़ाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से आज तक महाराष्ट्र ने कभी दिल्ली से ऑर्डर नहीं लिया है, ना उन हुक्मरानों को माना है। आज सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। वो हमारी लड़ाई है। प्रियंका जी, एक लड़ाई और भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर कश्मीर में बात करें तो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, ये कहा है कि आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि शिवसेना का अगर बात करें तो पहले भी बाला साहब जब थे तो उनका ये मत था 370 हटना चाहिए। आगे जब बीजेपी चुनाव में जाएगी महाराष्ट्र में तो कहीं ना कहीं इस बात को मुद्दा बनाएगी। 370 सिर्फ बाला साहेब ठाकरे जी के ही नहीं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के भी हैं, आदित्य ठाकरे जी के भी हैं, और वो बने रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। एक और सवाल है वीर सावरकर को लेकर। वीर सावरकर आपके लिए, महाराष्ट्र के बहुत से लोगों के लिए सम्मानीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल गांधी, हमेशा उन पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कब लास्ट ये स्टेटमेंट दिया होगा आपके हिसाब से? लास्टली अगर जब भी माफी की बात आती है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, पिछले 2 साल में आपने क्या राहुल जी को ये कहते हुए सुना है? तो क्या आप लोगों ने मनाया है? मनाया नहीं है, हमने अपनी बात रखी है। उस बात का सम्मान करते हुए उन्होंने ये समझा है। बीजेपी की उत्साह को आप लोग कैसे रोकेंगे महाराष्ट्र में? नहीं, उसको हमें रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर उनको फॉल्स सेंस ऑफ फीलिंग है कि हाँ ये यही चुनाव का नतीजा सब जगह होने वाला है, वो उनको मुबारक हो वो सोच। मुझे कोई उसमें कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। 288 सीट्स है, शिवसेना कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी या लड़ना चाह रही है? हम जितने भी सीटों पे लड़े हैं, जो आपको कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। मैं आपको कह दूं, हम एक कंफर्टेबल मेजोरिटी लाएंगे, और वो कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ हम अगले 5 साल क्या, अगले 25 साल जनता का विश्वास, जनता का प्यार जीत कर हम वहां पर इलेक्शन में बने रहेंगे और जीत हासिल करते रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे होंगे? वो भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा, आप अपने ओपिनियन पोल्स, अगर इंडिया टीवी कुछ करता होगा या सर्वे करेगा, आप कहीं से भी पूछ लेंगे कि कौन पॉपुलर हैं। देवेंद्र फडणवीस के ऊपर भी हैं,
देवेंद्र फडणवीस अब बहुत पीछे रह गए रेस में, वो अलग बात है। अगर एकनाथ शिंदे जी के रिजल्ट साथ आने उनका के बाद competition कांग्रेस है। क्लेम करती है सीएम पोस्ट के लिए, फिर देख, हर पार्टी करती है, पर हकीकत क्या है, जो सबसे एक्सेप्टेबल होंगे सारे एमएलए में वही बनेंगे। आपके अनुसार किसका हक बनता है? क्या शिवसेना का बनता है? मैं शिवसैनिक होने के नाते मैं कहूंगी उद्धव बाला साहब ठाकरे जी का ही है। तो आप लोग उसके लिए लड़ेंगे? लड़ने की बात, हम अपनी जनता के बीच जाकर लड़ेंगे। नहीं, आपस में लड़ने की बात नहीं, लड़ेंगे। क्या आप कहेंगे कि उद्धव ठाकरे चूंकि पहले वो सीएम रह साहब ने चुके हैं, ऑलरेडी कह दिया है ना कि मेरे लिए अड़ने की बात नहीं है, मेरी महाराष्ट्र हित की बात है। अब अगर बात करें तो महाराष्ट्र में फिर आगे इलेक्शंस हैं, वहां पे अगर बात करें तो बड़ी पार्टी आप भी अपने आप को कहते हैं, कांग्रेस भी कहती है, तो वहां कैसे बात बनाएंगे? मैं आपसे फिर से यही रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पे हरियाणा और मध्य प्रदेश और अब छत्तीसगढ़ भी ले लीजिए, वहां पे कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में है। हरियाणा में कोई रीजनल पार्टी नहीं है, ना ही यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई रीजनल पार्टी। इट्स अ डायरेक्ट फाइट। प्रियंका जी, अभी आपने एक बात कही कि जहां बीजेपी से सीधे फाइट में कांग्रेस रहती है वहां डिफीट हो जाती है। राहुल गांधी की मेकओवर में बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने अपना कार्य किया है। क्या आपको लगता है कि अभी भी इतना मेकओवर नहीं हो पाया या अभी भी इतनी सक्षमता नहीं आई है कि बीजेपी से सीधा टकरा सके? नहीं, कर्नाटका में डायरेक्ट फाइट थी, जीत गए। हिमाचल में थी, जीत गए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट, मैंने कहा कहाँ जो एकदम विनिंग स्टेट्स हैं, कहाँ स्ट्रैटेजी आपकी कम हो जाती है, जहां पे बीजेपी बाजी मार ले जाती है। ये आई थिंक ये गहरी चिंता का विषय होना चाहिए कांग्रेस के लिए। एंड आई एम नॉट सेइंग इट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ ओ देखो हम इनकी टांग खींच रहे हैं कुछ। हम कह रहे हैं ये समझना बहुत जरूरी है कि नॉर्दर्न बेल्ट में जब आप जाते हैं, हिंदी बेल्ट में, हाँ, मैं उसको हिंदी इंग्लिश ये सब नहीं कहूंगी, इट्स अप नॉर्थ। तो उस बेल्ट में ऐसा क्यों है कि इस तरीके का सामना करना पड़ रहा है? तो वो आई एम श्योर दे विल रीलुक इनटू इट। पर अगेन, जैसे मैंने कहा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट महाराष्ट्र। राहुल गांधी को भी और काम करने हाँ, राहुल गांधी जी, आपने कहा राहुल गांधी जी, आई थिंक राहुल गांधी जी ने, आप देखिए कहाँ से शुरुआत की, कहाँ उनको डिमोनाइज किया गया, उनको फिक्शनलाइज किया गया, उनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप और मीम्स बनाए गए, रील्स बनाए गए कि आज हम में से कोई भी, एंड आई गिव क्रेडिट टू द पर्सन, वुड हैव गिवन अप। पप्पू से लेकर क्या क्या नहीं कहा गया उनको, उससे लेकर अब इट्स अ बिग चेंज। इंडिया अलायंस के बड़े साथी है महाराष्ट्र में, तो क्या आप सीटों को लेकर के जब बातचीत होगी तो आप लोग की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस कहीं ना कहीं फेल हुई है? बार्गेनिंग पावर से ज्यादा ये अभी हमारा नैरेटिव बहुत सिंपल है, कौन सबसे विनेबल है और कौन इस सीट को जीत सकते हैं। दैट इज द ओनली फैक्टर दैट विल मैटर, क्योंकि दैट इज आवर कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे जी को विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखना चाहती हैं आप? मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है कि इस समय पे जरूरी ये होगा कि एज अ पार्टी लीडर वो चुनाव का पूरा ओवरलुक करें, और खुद अगर उसमें व्यस्त हो जाते हैं अपने खुद के चुनाव में, तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी निर्णय ले, अगर वो चुनाव लड़ने का भी निर्णय लें, तो आई एम वेरी सर्टेन कि वो भी ठीक रहेगा। पर अगर नहीं भी लड़ते हैं, आई थिंक वो ज्यादा समय की मांग है कि इस समय पर कि पार्टी को जिताना जरूरी है। प्रियंका चतुर्वेदी कॉन्फिडेंट हैं कि महाराष्ट्र में जरूर एनडीए की सरकार बनेगी? मेरे भगवान पे आस्था पूरी है, धर्म पे विश्वास पूरा है, जनता पे विश्वास संपूर्ण है। तो उस वजह से मैं कह सकती हूँ, मेरा सेंस ऑफ थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि ना भगवान, ना मेरा धर्म, ना मेरी जनता हमें इस टाइम हराएगी, वो हमें जिताएगी। एक लास्ट सवाल है, बीजेपी की अगर ओर से अगर प्रयास किया जाता है, बीजेपी के सीनियर लीडर्स अगर प्रयास करते हैं, तो क्या शिवसेना गठबंधन के लिए जा सकती है? मुझे नहीं लगता ना वो प्रयास करेंगे, ना भी ये सवाल उठ खड़ा होता है, क्योंकि हम एकदम इलेक्शन के कगार पे हैं। मतलब आप लोग किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले? कोई अभी चांस ही नहीं है। और शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच।